कुछ तो सोचा सब होगा। बुकिश सब शुक्र बुकिश है नॉलेज। सर। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज ही काफी नहीं है सर, रिसर्च होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। कुछ नई चीजें मतलब मालूम पड़ती है, मतलब कुछ नई चीजें मालूम पड़ती है इससे। नहीं नहीं, कोई नया चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है इसमें इनफैक्ट। सर नेशनल अचीवमेंट बोल सर सकते हैं अगर इसे। किसी को सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ना चाहता है, तो फिर वो केवीपीआई दे सकता है। देश केवीपीवाई देने से क्या होगा, क्या मिलेगा तुम्हें? सर सर एक नेशनल साइंटिस्ट और अचीवमेंट बोल रिसर्च में सकते जाने हैं। के ऑप्शन खुलते हैं सर। किस किस के ऑप्शन खुलते हैं? रिसर्च और साइंटिस्ट बनने के। केवीपीवाई से कैसे? सर वो रिसर्च के लिए ही है ना केवीपीआई तो। क्या है कुछ कुछ तुम लोग सीख लियो रिसर्च के लिए। केवीपीवाई क्वालिफाई करके क्या रिसर्च कर लोगे, कहाँ रिसर्च करोगे, कौन तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा? आईआईएससी 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 में केवीपीवाई के आईआईएससी लिए बैंगलोर। एडमिशन मिलता है? हाँ सर। अच्छा, किस कोर्स में? सर जो जिसमें करने है उसमें, बीएससी, पीसीएम, सब बेसिक साइंसेस। सब बेसिक साइंस। बीएससी। सर हाँ, सर एक नेशनल अचीवमेंट बोल सकते हैं सर। सुनो मेरी बात समझो एक वो एक मेरिट है जो प्रोफाइल में ऐड हो जाता है, जो कॉलेजेस में जाओगे तो वो एक एडवांटेज की तरह होता है। मान लो तुम्हारा आईआईटी में क्वालिफाई नहीं किया और केवीपीवाई का तुम्हारे पास रैंक है, तो उससे कोई तुम्हें कंसीडर थोड़ी ना करेगा एडमिशन के लिए, नहीं करेगा। सर वो तो आईआईटीज में नहीं करेगा ना सर, और आईआईएससी के लिए तो करेगा। कहाँ करेगा? और आईआईएससी अपना एग्जाम नहीं लेती है क्या, एंट्रेंस टेस्ट? ट्रिपल आईआईटी सर, ट्रिपल हाँ आईआईटी। सर लेती है सेपरेट। लेती है सर। तो फिर ये क्या करोगे इसका? सर एक्सपीरियंस आएगा थोड़ा, तो मतलब स्कॉलरशिप एग्जाम बोल सकते हैं आप। हाँ सर। हाँ, ये दो तीन चीज समझो मैं क्या कहता हूँ। हम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कुछ भी, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, जो जो लेक्चर मिल रहा है सब में बैठ रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। एक चीज समझो, केवीपीवाई जो शुरू किया ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे इंडिया में आईआईटी बहुत सारे खुल गए, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुल गए। इस चक्कर में जो पुराने ओल्ड थॉट के स्कूल्स हैं ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बीएससी एमएससी पीएचडी बेसिक साइंस की पढ़ाई होती थी, वो कोई करता नहीं है, करना नहीं चाहता है। और हाँ एक्चुअल साइंस वही है, ये इंजीनियरिंग ये सब तो अप्लाइड साइंस है। तो एक्चुअल साइंस में हमारा कंट्री एज अ होल बहुत पीछे है, पीछे नहीं बहुत पीछे है। छोटे छोटे कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, हम सिर्फ वो अप्लाइड साइंसेज में थोड़े बहुत आईआईटी की वजह से ठीक है। तो इसका पर्पस यही है कि बच्चों को थोड़ा बहुत एक सपोर्ट लगे कि अगर किसी का इंटरेस्ट है बेसिक साइंस में करियर परस्यू करने का, तो ये गवर्नमेंट का एक जस्ट एक इनिशिएटिव है। ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है जिसको कि क्वालिफाई करके तुम्हें किसी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहाँ कहीं भी अगर तुम फ्यूचर में बेसिक साइंस पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ मैथ सर। ये सब, तो वहां के लिए अगर परस्यू करते हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, नॉमिनल हाँ अमाउंट है, सर। कुछ है नहीं वैसा बस। अच्छा, दूसरा, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है जिससे बच्चों के अंदर बेसिक साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट जगाया जा सके। क्योंकि हाँ सर। देखा गया है ऑफ लेट वी रियलाइज दैट नोबडी वांट टू pursue their higher studies in basic science like physics, chemistry and mathematics. Everybody is looking forward towards engineering, medicine or other applied sciences. Just as a matter of fact that some companies or some, I mean, so-called jobs are there in that sector. यस सर। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ होल, साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ स्टूडेंट एज अ होल, ये सब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ऑनेस्टली एग्री सर। अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आपको बेसिक साइंस में आगे पढ़ने की इच्छा है, जो कि बहुत अच्छा हाँ है। सर, बहुत अच्छी है सर, मुझे मैथ्स में करना है सर, मैथ्स हाँ, और फिजिक्स में। चलो मैथ्स मैथ्स का में तो बहुत जिसने है। बोला, मैं कुछ और बता देता हूँ। कौन है बेटा मैथ्स में? यश यश भाविस्कर। अच्छा, तो मैथ के कुछ इंस्टीट्यूट जानते हो जहाँ मैथ्स की पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ सर, आईएसआई और सीएमआई ये हाँ, सब भी है सर। बिल्कुल, जैसे आईएसआई कलकत्ता है, हाँ हाँ सर। सीएमआई है। सीएमआई भी अच्छा है सर। हाँ, ये सब मैथमेटिक्स के ही इंस्टीट्यूट हैं।
ठीक है। हाँ इसके सर। अलावा बाकी जगह भी मैथमेटिक्स तो आईआईटी में भी है, वो अलग बात है। हाँ सर। तो बेसिक साइंस में अगर टू द पॉइंट इंटरेस्ट हो तो आपके हाँ लिए सर, ये है बहुत सर। बहुत फायदेमंद है। तीसरा, अब आते हैं पढ़ने पढ़ाने के तरीका पर। तो इसमें देखोगे तो सिलेबस में 11th और 12th दोनों के सिलेबस मिक्स रहते हैं। इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो केवीपीवाई की होती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आईआईटी से बहुत इजी रहता है, ठीक है। बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आईआईटी से अच्छा लेवल रहता है। ये बात समझ आया? ओके। यस हाँ Yes, सर। केवीपीवाई के पेपर्स देखे हो क्या तुम लोगों ने, किसी ने? हाँ Past- सर। हाँ Yes. सर, है यस सर। सर। हाँ सर, तो देखा है अगर सर। पास्ट पेपर्स केवीपीवाई के देखोगे तो देखोगे केवीपीवाई और जेई में डिफरेंस ये है कि जेई में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज्यादा टेस्ट करता है, तो उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी केवीपीवाई के न्यूमेरिकल सॉल्विंग से ज्यादा होगी। लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे थोड़ा सा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे, थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल मैथ, इन सब पे थोड़ा कम फोकस करता है आईआईटी। हाँ तो सर। हाँ इसमें सर। उस हिसाब से इसमें देखोगे तो इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी तुम्हें ज्यादा दिखेंगे। ओवरऑल देखोगे तो जेई के रेस्पेक्ट में केबीपीवाई की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत कम है अगर सिलेबस पढ़ा हुआ हो तो। दिक्कत इसलिए हो जाती है कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस एट अ स्ट्रेच 11th में ही पढ़ के खत्म करके केबीपीवाई देना पड़ता है, इसके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अदरवाइज लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से आईआईटी के रेस्पेक्ट में ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसका अलग है। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ, तो ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जो चैप्टर आप जेई के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर, वो सारे चैप्टर हाँ अगर सर। केवीपीवाई के लिए अगर आप बुकलेट देख के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सॉल्व होता जाएगा। ओके सर किया है सर। चैलेंज Yes, ये sir. है कि इसके सारे चैप्टर तो खत्म होंगे आपके 2 साल के बाद, केवीपीवाई पहले देना है। तो हाँ जो चैप्टर केवीपी आईआईटी के लिए नहीं पढ़े हो, बाद में आएंगे, वो सारे चैप्टर केवीपीवाई के लिए अभी पढ़ लोगे तो आगे जाके आईआईटी के प्रिपरेशन में भी फायदा मिलेगा और केवीपीवाई में तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। हाँ सर। ये क्लैरिटी हो गई? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। अब इस क्लैरिटी के बाद क्या है, अब आगे बढ़ते जाओ। जो चैप्टर अगर किसी के पास होगा पीडीएफ तो देखोगे, पहला चैप्टर एरर मेजरमेंट, दूसरा वेक्टर, तीसरा काइनेमेटिक्स, चौथा एनालिमन फ्रिक्शन, पांचवा वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन, ये सब है। तो मैं कह रहा हूं कि जो शुरू के 1 2 3 4 हैं, ये मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एज अ होमवर्क दे दूंगा और उसको डिस्कस करेंगे असाइनमेंट को सिर्फ। हाँ सर, इसके यही। आगे ठीक की है। जो कहानी है, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ये सब यहाँ से शुरू करते हैं, यस सर। क्योंकि बाय द टाइम इसमें ये खत्म हो जाएगा तो जब आईआईटी के लेक्चर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां भी आसानी होगी। हाँ सर। यस क्लियर? सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग Yes, जो sir. यहाँ स्टार्ट करेंगे आज पढ़ना केवीपीवाई के लेक्चर में, वो मेरे अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, जितनी मेरी समझदारी है उससे अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पर तो हम लोग इसको शुरू करेंगे आज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले का जेई लेक्चर में आप कर चुके हैं। वर्क पावर और सर्कुलर मोशन, ये 5th टॉपिक जो है वो इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि किस हाउस में हो आप लोग बेटा? सर ब्लू। सर रेड। ग्रीन। हाँ, Orange. हाँ तो रेड और ब्लू में क्या है? फाउंडेशन बिल्डर। हाँ, तो रेड और ब्लू में क्या है कि शायद मैं मतलब 2 लेक्चर के बाद मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा और उधर ओह। फ्रिक्शन खत्म करने के बाद सर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे सोम सर आपको। तो वो पैरेलली जस्ट अ मैटर ऑफ वीक है, वो तो शुरू हो ही जाएगा। मैं आपको सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करूंगा। ओके हाँ सर। सर, चलेगा Okay, सर। sir. क्लियर? Sir. तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि सिलेबस इसका क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ये सब। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो कम से कम पता तो ऑब्जेक्टिव कि हम करना क्या चाहते हैं, नहीं तो क्या ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा।
तो केवीपीवाई में इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो इसमें तो जो होगा होगा, ये चैप्टर जब जेई में शुरू करेंगे तो फंडामेंटल तुम्हारा ठीक रहेगा। ओके सर। हाँ सर। तो चलिए एक सेकेंड। बस 2 सेकेंड। तो मैं जो कह रहा था आपको उसके हिसाब से तो जस्ट आपको जैसा मैंने ब्रीफ किया, ये आपके टॉपिक के लिस्ट है केवीपीवाई के, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। इसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे से ये सारी चीजें जो है आपका वो खत्म हो ही रही है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स की, क्योंकि अभी आप लोग प्रिपरेशन करते वक्त आईआईटी जेई का कर रहे हो, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इसका प्रॉब्लम्स का स्पेशली ये आईआईटी जेई से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर चूंकि आप जेई के लिए कर ही रहे हो तो उसमें होता ही जा रहा है, तो सिलेबस हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम से, ठीक है। सर तो Yes, आप ये sir. अभी केवीपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हो ना? हाँ, तो केवीपीवाई की क्लास है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा? नहीं मतलब आप जैसे थोड़ा बहुत जेई का भी कराओगे या वैसे सिर्फ प्योर अरे ये तुम केवीपीवाई लोग का? बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो, मैं पता नहीं कितनी कहानी सुनाया तुम लोगों को, कभी तुम लोग समझे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि सब्जेक्ट सीखो, सब्जेक्ट अगर तुम्हें आता है तो क्या केवीपीवाई, क्या जेई, क्या बोर्ड। अब सब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास मालूम ही नहीं है तो वो केवीपीवाई में पूछे, बोर्ड में पूछे, पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्जेक्ट आता है तो आता है, बात खत्म। सब्जेक्ट सीखने पर फोकस करो। ये फंडामेंटल बात समझ नहीं आ रही है और तुम लोग को बेसिक साइंस पढ़ना है। सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट सीखा रहेगा तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं होता है। जेई करो, केवीपीवाई करो, कुछ भी करो, सब्जेक्ट आता है तो आता है, नहीं आता है तो क्या उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। समझे मेरी बात? हाँ सर, सॉरी सर। सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दो। तो सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम, या इतना बड़ा नाम नहीं लिखता मैं, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं, वही लिख देता हूँ, जगह नहीं। इसको हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। आपके लैंग्वेज में ये आ गया सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कंजर्वेशन, ये सब कहानी, ठीक है। यस सर। यस सर। अब क्या है, फॉर्मूला वार्मूला तो तुम लोग सब याद कर लोगे, मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करता हूँ। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या होता है, कुछ आइडिया है? यस सर। बताओ बेटा। सर सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ बॉडी का सारा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहाँ होता है कॉन्सेंट्रेटेड? अगर मैं मान लो मेरे बॉडी का, एक सेकेंड, ये होता है, ये एटीट्यूड पढ़ने का है जिससे कि हम लोग कुछ भी, कोई कुछ बता दिया हम लोग रट लेते हैं। अगर आपने ऐसी बात बताई तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे पूरे बॉडी का वेट मान लो मेरे कहीं
बॉडी के किसी भी पॉइंट पे मान लो कंसंट्रेटेड है, पेट में मान लो है, तो इसका मतलब मैं अपना हाथ काट दूं और हाथ काट के वेइंग मशीन पर रखूं तो 0 रीडिंग आनी चाहिए। नहीं सर, सर वैसा अज्यूम करते हैं। क्यों हाँ assume सर। करते हैं? सर सर क्योंकि एक बार सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्यों एक बार assume रिपीट। करते हैं? सर ताकि उस बॉडी को पॉइंट मास ले सका। सुनो तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ, बाकी बच्चों जेई में मैं इतना नहीं, जेई वाले बताओ, इस चैप्टर में आप लोग फ्री हैं, मतलब इसलिए केवीपीवाई लेक्चर में जितना मन करे डिस्कशन जो पूछना है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रैंडम पूछ सकते हो कोई भी थ्योरी, मतलब रैंडम में चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसा किसी ने कहा कि सेंटर ऑफ मास में हम लोग अज्यूम करते हैं पूरे ऑब्जेक्ट का मास किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ऐसा ही कुछ है। हाँ सर। यस हाँ सर। सर तो एक और वर्ड आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है फिर? सर जहाँ जिस पॉइंट पे ग्रेविटी हमें पुल करती है सर, मतलब ग्रेविटी किसी जो मेन point ऐसा पे अज्यूम पॉइंट किया है, ऐसा अज्यूम किया था कि उस Origin पॉइंट of के ऊपर gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है हमारी बॉडी पे। हाँ नहीं, सर। ये अभी तो सेंटर ऑफ मास भी गलत है, इस पे तो बाद में आते हैं। सेंटर ऑफ मास में मुझे बताओ क्यों मैं एज्यूम करूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, ऐसा? बॉडी को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए। हाँ सर, सर। पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द मैटर ऑफ अ बॉडी और सिस्टम बोल सकते हैं। क्या 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 बोला? सर, अ मेन पोजीशन वेयर ऑल द सेंटर, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑफ द, मतलब रिप्रेजेंटिंग द होल बॉडी ऑफ अ मैटर टू अ मेन पोजीशन। क्या मीन पोजीशन क्या बोल रहे हो? सर मतलब किसी सेंटर में, मतलब उसका जो पूरा होल बॉडी होगा, उसका जो मेन पोजीशन जैसे सेंटर में होगा जो भी, उधर उसका पूरा वेट मतलब इक्विलिब्रियम होगा, मतलब क्या सर वेट ऐसा बॉडी बोल बैलेंस सकते हो हैं क्या सके। कि बोल? बॉडी का ऐसा ये पॉइंट मेरा जहाँ मोबाइल है, सुनो, ये मेरे मोबाइल को मैंने हाथ पे रख रखा है, किस पॉइंट पे मास है, क्या इक्विलिब्रियम, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। सर सर ये वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम डंडा रखें तो बॉडी बैलेंस रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। हाँ वही। हाँ तो सर, क्योंकि सेंटर टॉर्क जीरो हो सर जाएगा एक जैसे सर एक सर, स्केल फोर्स होता है बैलेंस हो उसका, जाएगी। सर वो एक 30 सेंटर, सेंटीमीटर का स्केल होता है, अगर उसको 15 सेंटीमीटर से अगर एक पॉइंट एक फिंगर पे पकड़ेंगे तो फिर वो इक्विलिब्रियम मतलब लेवल पे रहेगा ना सर, गिरेगा नहीं। नहीं तो रहेगा। हाँ सर सर। सेंटर ऑफ मास, हाँ सर। तो सर सेंटर अगर ऑफ ग्रेविटी सर आपके फोन में वो जैसे तो, सर सेंटर में से पकड़ेंगे तो वो गिरेगा नहीं सर। अरे सुन, वो तो हो गया, वो बच्ची सही कह रही है, ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ सर। अभी तो तुम लोग, हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड का तो चैप्टर सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। सुनो एक बात, तुम लोग यही है, कुछ कुछ अपने बात को प्रूव करने के चक्कर में लगे हो, बात समझो कुछ। ये चैप्टर सेंटर ऑफ मास के जैसा कॉन्सेप्ट बना क्यों, क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी, और ये क्या होता है समझो, बाकी तो बड़ी बड़ी लैंग्वेज में बड़ी बड़ी बातें मैं लिखा दूंगा, वो कोई चीज नहीं है तो बाद में, बट एक चीज समझो, सुनो, होता क्या है कि न्यूटन्स लॉ तो पढ़ चुके हो सब लोग, F इज इक्वल टू ma। Yes, हाँ sir. सर। यस सर। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट, कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है और उस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो उसका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो जैसे मान लो ये मोबाइल है, इस मोबाइल पर मैंने फोर्स F लगाया, तो जो भी फोर्स लगाया, अब ये जो तुम एक्सेलरेशन बोल रहे हो 2.5 और व्हाटएवर, कहाँ, इसके तो हर पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन है। सर एक पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी होगा ना? अरे बॉडी तो हमारा ये मोबाइल फोन है ना, इसको तू फर्श पे रख दे कहीं भी जहां मन करे, और उस पर 2 न्यूटन जो भी फोर्स लगाना है, तो देखोगे इस पूरे बॉडी का हर पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से थोड़े न जा रहा है। हाँ सर, क्योंकि हाँ सर अलग अलग पॉइंट पे सिचुएटेड है। हाँ हाँ सर। सर अब समझ में आया कोई है कहीं सर। जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ये न्यूटन लॉ का क्या हो गया फिर? हाँ हाँ सर, सर। तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब वो 2.5 होगा मीन सर। होगा, मीन होगा सर। हाँ सर। तो ये न्यूटन्स लॉ का क्या हो गया, नहीं मालूम। तो जो ये न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं ना, F इक्वल टू ma, ये थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं। गलत मतलब उसको हम ध्यान नहीं देते हैं।
याद करो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। यस Yes, सर sir. और पॉइंट sir. पार्टिकल कैसा भी बॉडी हो उसको एक पॉइंट मान लेते थे। हाँ हाँ, यस हाँ किसी भी सर सेट हाँ साइज का सर। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में पहला रूल सर ने बताया होगा कि एक पॉइंट बना दो, वो मेरा मास है। हाँ सर तो इसका मतलब ये सब जितना कुछ आप लॉज ऑफ मोशन में अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो वैलिड है केवल और केवल पॉइंट 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 के मास लिए पॉइंट मास fixed mass. पॉइंट मास। फिक्स नहीं, पॉइंट मास के लिए। क्लियर है? यस सर। यस सर यस अब अगर लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन जो हम सीख रहे हैं वो अगर वैलिड है केवल पॉइंट मास के लिए और हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो इसका नहीं मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर हम किसी Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में F = ma लगा रहे हैं तो उससे जो मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है वो एक्सेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है, यस है ना। यस सर Yes, तो Yes. वो जो एक्सेलरेशन मुझे मिलता है F/m से, ये एक्सेलरेशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में जिस पॉइंट का होता है वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। क्या सर एक बार वापस रिपीट करो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मान लो फोर्स F लगाया आपने, तो लॉज ऑफ मोशन लगा दिया तो उसका एक्सेलरेशन F/m होना चाहिए। हाँ सर। तो वो F/m जिस पॉइंट का होगा वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ओके सर, हाँ सर समझा। ठीक है, अच्छा। और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास किसी एक सेंटर पे रहता नहीं है, बट इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करना है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। सो यस सर। सेंटर ऑफ मास का जो भी डेफिनेशन आपने बोला उसके हिसाब से मैं ऐसे लिख देता हूं, द पॉइंट एट विच entire mass of a system is assumed to be concentrated but why assumed to be concentrated? तो for explaining, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे रोटेशन में सेंटर ऑफ मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यस सर। ट्रांसलेशन, एक सेकेंड, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम। तो जैसे जेई पढ़ोगे तो जेई के सिलेबस में क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होगा, फोकस किसी और चीज पे होगा, तो कहीं ना कहीं 90% बच्चे ये भूल जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछता है वो सॉल्व करते हैं। यही केवीपीवाई में होगा, कोई आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछने जाएगा, न्यूमेरिकल पूछेगा वो बात की चीज है, बट ये फंडामेंटल जानना जरूरी है कि हम सेंटर ऑफ मास जैसा कोई चीज क्यों ले। वो नहीं होगा तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? तो वो नहीं होगा और आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल आपके सामने है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जो एक्सेलरेशन मुझे पेपर पर कैलकुलेट करने को मिल रहा है वो किसका है मुझे क्या पता, क्योंकि हर पॉइंट तो अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है। यस सर। यस ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास की फंडामेंटल कहानी। अब बात आती है कि ये सेंटर ऑफ मास हम लोग ढूंढते कैसे हैं, कहां से निकालेंगे सेंटर ऑफ मास किसी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन का पार्ट। तो ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है इसको हम ऐसे समझते हैं,
So next is calculation of center of mass. कैलकुलेशन वर्ड नहीं बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे, सॉरी। सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मुझे लोकेट करना है। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लो किसी एक सिस्टम में, जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, तो मोबाइल फोन में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलके ही सिस्टम बनता है। यस सर। अगर मास हमारा पॉइंट मास है, फिर तो सेंटर ऑफ मास वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो पॉइंट खुद सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ सर। तो सपोज सिस्टम में ये एक पॉइंट मास है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पॉइंट मास m1 है। सिस्टम में ये एक दूसरा पॉइंट मास है जिसकी वैल्यू m2 है और पोजीशन वेक्टर इसका r2 है। सिस्टम में ये तीसरा पॉइंट मास है जिसका पोजीशन वेक्टर r3 है, मास m3 है। और सिस्टम में ये चौथा, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, चौथा पॉइंट मास है जिसका मास m4 है और पोजीशन वेक्टर r4 है। अब अगर ये सब मिला के, आई मीन ये m1, m2, m3, m4, ये सब मिला के एक सिस्टम बन गया मेरा। यस सर। यस सर। तो ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ये बहुत, तो इस पूरे सिस्टम का, ये पूरे m1, m2, m3, m4 सब मिला के जो सिस्टम बना, उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, मैथमेटिकली उसका लोकेशन होगा। सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हो? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, हो चुका है तो मैंने ऐसा बेकार लिखा, मैं सीधे समेशन फॉर्म में लिख देता। चलो लिख दिया तो लिख दिया। अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 सो ऑन सो फोर्थ। ये उसका पोजीशन वेक्टर हुआ ना सर, सेंटर ऑफ मास। हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 है और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये r सिस्टम जो मैंने लिखा वो लिखा। ये डेफिनेशन देख के कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखो सब, अगर मैं राइट हैंड साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तुमको लग रहा है कि मोमेंट ऑफ ऑल मासेस है। हाँ सर, समझ रहा। हाँ सर। सर क्या? ये बात समझ आ रहा है? मोमेंट है सर एक बार फिर से रिपीट करना। ये सारे मासेस का मोमेंट है। मोमेंट वर्ड मालूम है कि नहीं ये बताओ, बाकी कहानी नहीं। हाँ सर, टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर, इसको मोमेंट कहते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर मेरे से पूछोगे, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने के बाद, तो वो मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा कि वो पॉइंट हुआ जहां पर समेशन ऑफ मास मोमेंट ऑफ ऑल पॉइंट मासेस जिसके अबाउट 0 होता है, उस पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यस सर। क्लियर? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, लास्ट वाला। नहीं समझा, मैं भी नहीं समझा। एक मिनट,
मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसा वर्ड तो पढ़े होगे स्कूल में। यस सर। यस तो सर। मोमेंट क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं लिख देता हूं कैपिटल M, मतलब टोटल मास, मल्टीप्लाइड बाय RCM, इसी क्वेश्चन को, और इधर लिख दिया समेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर। ये एक्सप्रेशन यही है ना, फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to N। Yes, ये sir. यही एक्सप्रेशन है। यस सर। तो ये वाला जो राइट हैंड साइड का टर्म दिख रहा है, ये मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस दिख रहा है। हाँ सर। यस है सर। ना? तो ये मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस है, और इधर इस पूरे मास को हम जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लिए, ये उसका मोमेंट है। ये दोनों इक्वल है। यस सर। Yes, sir. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यही मतलब हुआ ना कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ ऑल मासेस इक्वल होगा, वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास होगा। Yes, sir. और अगर इक्वल है मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ ऑल मासेस 0 है। Yes, sir. आ Yes, गया sir. समझ। समझे? तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया आपका सेंटर ऑफ मास का। अब ये जो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को अगर मैं पहले आगे बढ़ाता जाऊं, इसी डेफिनेशन को अगर मैं, सब लोग ध्यान से देखो, आगे बढ़ाता जाऊं तो इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। मास वही रहेगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन केवल होता जाएगा, तो वो इंडिविजुअल वेलोसिटी देगा। तो मैं ऐसा लिख दूं MI/VI अपॉन समेशन ऑफ MI। ये एक्सप्रेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ओ हाँ सर। इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हो गया, M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, मतलब सारे एक्सेलरेशन इनटू मास का समेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना? यस यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि इफ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम is 0, then इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जरूर 0 होगा। क्लियर है? तो Yes. लास्ट वाला सेंटेंस फिर से समझा। क्या लास्ट वाला सेंटेंस क्या लास्ट वाला सेंटेंस? सर, वो एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा? फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 ही होगा ना। है ना? ओके सर। पक्का? हाँ तो पहले तो अब देखो कि सेंटर ऑफ मास का ये जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस पर आप कुछ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है? तो छोटे छोटे सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, वो लिखना है। अच्छा लिखे, ओके सॉरी, तब तक आप लोग लिख लीजिए सब लोग। मैंने लिखने को टाइम नहीं दिया आज। सर सर बहुत छोटा हो गया। बड़ा कर ले।
सर हम लोग जूम कर सकते हैं अपने एंड हाँ से। तुम लोग अपने एंड से जूम कर सकते हो ना। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर वो आपने वो टॉर्क और मोमेंट का जो वर्ड बोला उसका आप मतलब बोल सकते हैं? देखो पहले मोमेंट वर्ड मालूम है कि नहीं, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो वो कैसे क्या समझाऊं मैं। टॉर्क स्कूल में पढ़े थे? नहीं सर। तो मुश्किल है बता पाना बेटा, तो ओके सर। मुश्किल है बता पाना। एनी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इतना बता सकता हूँ। तो फोर्स का मोमेंट होगा तो टॉर्क कहेंगे, मास का मोमेंट होगा तो मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ एनीथिंग हो सकता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी होता है जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक मोमेंट होता है, ठीक है। तो मोमेंट और टॉर्क एक ही चीज होती है? नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क। मोमेंट किसका, केवल मोमेंट वर्ड बोल देने से नहीं होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मास इज सेंटर। मोमेंट हर चीज का होता है। ओके सर। डन सर। नो सर। सर आपने वो डब्बे के नीचे क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ masses is zero about this point. डन सर। हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। तो पहले तो ये जो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पॉइंट मास का और उसका फॉर्मूला निकाला, उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जैसे सिंपल क्वेश्चन, एक ये बताओ,
सबका हो गया ना पक्का? यस सर। एक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद एक ये क्वेश्चन। पहले का आंसर 10 मीटर लेफ्ट है। देखते हैं। यस सर। वेरी गुड। आया सबको? यस सर। कैसे आया? बस वो जो 4 kg का सेंटर ऑफ मास लिया और 2 kg का सेंटर ऑफ मास लिया, फिर वो 2 का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 लिया, तो उससे हो गया। अच्छा ठीक है। सबका हो गया? यस सर। यस सर। तो देखो मैं इसको ना इतना नहीं कहता, मैं एक लाइन में बताता हूँ, कुछ वो ओरल लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 kg और 4 kg वाला एक ही लाइन में है ना? यस सर। तो अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं कि मेरा ओरली, दिमाग कुछ मत लगाओ, ये मेरा 4 kg है और ये मेरा 2 kg है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा ना? बोलो। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। अब कहता है कि 4 kg को आगे 5 मीटर ले गए, तो 4 kg को आगे कहीं 5 मीटर ले गए, तो इस 2 kg को कहाँ ले जाएं कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो? यही कहानी है ना? यस सर। क्वेश्चन में यही पूछा है, तो ये तो मैं आपको समझाना है इसलिए लिखा, नहीं तो सिंपल देखो, सेंटर ऑफ मास के लोकेशन का फॉर्मूला क्या है? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। यस सर। यस सर। तो r1 में चेंज, r2 में चेंज हुआ, लेकिन rcm वही है, मतलब r1 में उतना ही चेंज हो कि हमारा न्यूमरेटर m1r1 प्लस m2r2 में कोई चेंज नहीं हो। यही मीनिंग हुआ ना? यस हाँ सर। मतलब एक में जितना पॉजिटिव चेंज हुआ, दूसरे में उतना ही नेगेटिव चेंज होना चाहिए। यस सर। तो इसमें चेंज हो गया मेरा 5 into 4, राइट वर्ड? 20 का। हाँ सर।
तो उसमें इसमें चेंज 2 2 into इंटू 10 एक्स हुआ लेफ्टवर्ड, तो ये दोनों चेंज इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू 10 मीटर हो गए। यस सर। कॉमन सेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए।
बोलो नेक्स्ट का आया कुछ आंसर? 0.43 आया कितना आया? 4/3 फ्रॉम ए आया था। सर 0.43 4/3 by 4√3 4√3 0.4 4/3 सर मुझे 5/4√3 आया। हाँ सर वही आया, मेरे को भी वही आया। अच्छा अभी देख लेते हैं, 2 मिनट, चलिए सब इधर देखिए। 1 kg, 2 kg, 3 kg प्लेस कॉर्नर ABC रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अच्छा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कहानी है। सर रूट 19/6 है क्या? अभी देख लेते हैं ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। और एज 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, और ये भी 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो सब लोग, गलती कहाँ किए हो सब ध्यान से देखो। अगर हम पॉइंट ए को ओरिजिन मान ले अपने मन से, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। हाँ सर। यस सर। ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ सर। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताओ? सो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाल सकते हैं ना बी से? तो 1/2 कॉमा √3/2 ऐसा लिखेंगे। हाँ सर 1/2। यस सर। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल भी नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो ए को 1 कह देते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये तो 0 हो गया। हाँ सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको 1 आई कैप लिख सकते हैं, सॉरी बी को लिख सकते हैं 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप। आया ना? यस सर। हाँ सर। और सी के पोजीशन को हम लिख सकते हैं आई कैप। आई कैप। तो हमारे Yes, sir. पास सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है। हाँ सर। MARA ऐसा लिख देते हैं प्लस MBRB प्लस MCRC डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो यहाँ करने के बाद मुझे आई कैप जे कैप के कैप में बताइए मैं क्या लिखूं। मैं नहीं करने वाला ये सब तो लिखा हुआ है आपके सामने। ए का मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 kg, बी का दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है ना? हाँ सर। तो बताइए। सो 5/4√3 आएगा सर। मुझे नहीं पता, तुम लोग जो बताओगे वही। सब लोग बोलेगा हाँ तो मैं लिख दूंगा, मैं कौन लिखने के लिए लिखने जाऊंगा। बोलो सब लोग क्या लिख दूं? फोर आई कैप प्लस √3 j cap/6 हाँ Yes, सर sir. 4i का प्लस √3 j का प्लस 6। सबको यही आया? यस सर। हाँ सर। सब लोग बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूँ 4 आई कैप प्लस √3 j cap। डिवाइडेड बाय 6। पक्का? हाँ यस सर। सर। आप लोग बोले हो तो मैं लिख देता हूँ। तो
तो जो डिस्टेंस मुझे निकालना है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √4/6 का स्क्वायर प्लस √3/6 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। तो ये 6 को मैं बाहर ले लेता हूँ, रूट के अंदर 16 + 3 कर देता हूँ, तो √19/6 मीटर। डिस्टेंस ही पूछा था ना बेटा। यस सर। हाँ सर। 6 आएगा ना बाहर। सर अजीब सा आ रहा है, पता नहीं 5/√4√3 आ रहा था। और सर किसी एक जन ने और ने भी बोला था 5/4√3। कौन क्या बोला था मुझे नहीं पता। ये आ रहा है कि नहीं, आंसर बताओ सही से। हाँ सर, मेरा आ रहा है √19/6। वैल्यू सब्स्टिट्यूट सही किया है, क्योंकि मैंने नहीं चेक किया है। मैं क्यों करूँ अब ये सब कैलकुलेशन चेक। यस सर, यही आंसर आ रहा है मुझे भी। हाँ सर, यही आंसर है। यही आंसर है पक्का। हाँ सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हो? क्वेश्चन यस सर, डन। आगे बढ़ूं। यस सर। अब एक और चीज समझो सब। मैंने आप लोगों को कैलकुलस में सिखाया है कि समेशन मतलब इंटीग्रेशन, बताया है ना। ओ, कौन पे जाऊंगा। मतलब हमको सिखाया नहीं अभी तक इंटीग्रेशन। किस बैच में? ग्रीन हाउस में सर। हाँ वहां नहीं, जिसमें इंटीग्रेशन सिखा दिया है उसका पूछ रहा हूँ। हाँ सर। है ना। हाँ जी। तो अभी इसमें क्या था, ध्यान से समझो इस बात को। अभी जो मैंने एग्जांपल कराया है, जो थ्योरी बताया, उसमें क्या है, 3-4 पॉइंट मास है, ऐसा है। अब जैसे ये मोबाइल फोन है मेरे पास, तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस है ना। यस सर। यस। तो इसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाने जाएं तो कोई सेंस नहीं बनता। यस सर। है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अब हर मास का मोमेंट हम कहाँ से निकालेंगे। तो पहली बात, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है। जैसे इस मोबाइल में क्या है, मास थ्रू आउट दिस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऊपर वाले को बोलते थे पॉइंट मास सिस्टम, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। कोई दिक्कत? नाम में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो वही कहानी है जो पहले कर रहे थे। पहले कर रहे थे मतलब पहले हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन। आई मीन ये मैंने गलत लिख दिया। ऐसे अभी तक जो कर रहे थे उसमें ऐसा था, समेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही कहानी था ना। यस सर। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में तो 0 से इंफिनिटी मास होगा। हाँ सर। है ना। तो वैसे केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हम इसको ऐसे बोलेंगे 1 टोटल मास m, समेशन की जगह इंटीग्रेशन एलिमेंट्री मास dm मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन वेक्टर r। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का। तो ये ऊपर वाले फॉर्मूले को ही लिखने का नया तरीका है, व्हेन
system is having infinite number of point masses और distributed mass system जिसमें discrete mass नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिस्क्रीट मास है कि 1 kg यहाँ है, 2 kg यहाँ है, 3 kg यहाँ है। इसमें डिस्क्रीट मास नहीं है। इस मोबाइल का मास थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीटली कितना कहाँ है नहीं पता। समझ आया? यस सर। तो जैसे ये डिस्क्रीट मास है, तो डिस्क्रीट मास सिस्टम में हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये जरा सा इस पे बेस्ड एक देखता हूं कि दिमाग लगा के तुम लोग अप्लाई कर पाते हो कि नहीं इसको। देखो केवीपीवाई पढ़ाने का तरीका अलग है, जेई पढ़ाने का तरीका अलग है। केवीपीवाई में बस यही एक फॉर्मूला इज मोर देन सफिशिएंट। यही जेई में पढ़ाऊंगा तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर 10-15 रिजल्ट डिराइव करूंगा कि रॉड का ऐसा, डिस्क का ऐसा, कोन का ऐसा, स्फेयर का ऐसा। इसमें वो सब नहीं, इसमें इस फंडामेंटल के बेसिस पर आप कुछ कर पाते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी इसको कॉपी कीजिए। हाँ बोलो सर। इंटीग्रेशन मतलब नहीं आता। जिसको नहीं आता है वो देखो चुपचाप, अभी जब आएगा तब। जिसको आता है वो लोग अटेम्प्ट कीजिए। इसको लिख क्या लीजिए। बोले सर आप? अभी मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं बोला। मैं बोला डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम लिखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा ओके। जितना इंफॉर्मेशन दिया है इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। सर आप 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। ऐसा या और ऊपर? और ऊपर। यहाँ या और ऊपर? हाँ बस सर।
बोलो बोलो। सर 12/3। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। 12/3 है क्या सर? 12/3। 2L/3 2L/3 2L/3। हाँ आर कहीं नहीं आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आएगा, सही। देखो सब सर मुझे तो ऊपर वाले में भी डाउट हो रहा है अभी भी, और रूट 19/6 वाले, हाँ ये भी डाउट हो रहा है। क्या डाउट है? उसका आंसर 5/4√3 ही आएगा सर। मैंने बहुत बार सॉल्व कर लिया सर, आपको मैं व्हाट्सएप करता हूँ सर आज। आ ही नहीं सकता, मैं जो आंसर लिखा हूँ वही आएगा। सर मैं आपको भेजता हूँ बाद में। चलो इधर देखो, ये एक रॉड है जो x = 0 से x = L तक है ना? बोल भाई सब लोग। हाँ सर हाँ सर। और इसका मास इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मास इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा = सम कांस्टेंट r * x दिया हुआ है ना? लीनियर डेंसिटी पढ़िए, मास पर हाँ यूनिट सर। है ना? तो अब हम लोग अपने फॉर्मूला में फिट इन करने की कोशिश करें अगर, तो ऐसा कहते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर अगर हम ये dx लेंथ ऑफ रॉड ले लें और इस dx लेंथ ऑफ रॉड का मास अगर dm मुझे मिल जाए, ध्यान से देखना पहले प्रोसेस, तो ये dm * x, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x = 0 to L डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये जो कुछ भी होगा यही मेरा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा, और yz तो 0 होगा ही।
ये वाली लाइन समझ आई? कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, बट ये वाला पार्ट समझ आया जो मैंने लिखा? सर आप एक बार ये फिर से बता सकते हैं? मैंने कहा x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा dx लेंथ का रॉड ले लेते हैं, उस dx लेंथ के रॉड का मास अगर dm है तो वो dm मास हो गया और उसका पोजीशन x हो गया, तो मास इंटू x को मल्टीप्लाई कर दिया dmx को। ऐसा ऐसा कहां से कहां तक? तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक मुझे ऐड करना है, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया x इज इक्वल टू 0 से l तक कर दिया। यस सर। हाँ सर। डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब अगर टोटल मास मुझे मिल जाए, ये इंटीग्रेशन मिल जाए, तो हमारा काम चलेगा। यस सर। अब देखो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और हमारा लेंथ dx है, तो इस dm की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx, और लैम्डा है क्या rx, तो rx इंटू dx ये हो गई dm की वैल्यू। हो गई? यस सर। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। मिलेगा? यस सर। तो टोटल मास मुझे मिल गया RL²/2। टोटल मास के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? नहीं। तो अब इस कैलकुलेशन में आते हैं। 1 अपॉन टोटल मास दैट इज 2 अपॉन RL², इंटीग्रल 0 टू L dm क्या था? लैम्डा विच इज rx इंटू dx, ऐसा था, मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज x। तो ये हो गया मेरा 2 अपॉन RL², ये हो गया r इंटू x² dx फ्रॉम 0 टू L हो गया। तो 2 अपॉन RL² और ये हो गया r इंटू L³/3, ये इंटीग्रेशन यही हुआ। बोलो। हाँ सर। तो ये आंसर हो गया मेरा 2L/3। तो x इज इक्वल टू 2L/3 डिस्टेंस पर मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए। सर आंसर क्या है सर आपका? 2L/3। अच्छा हाँ ठीक है हाँ सर। सर ये लैम्डा इज इक्वल टू dx वाला नहीं समझ में आया मुझे। लैम्डा इक्वल टू dx कहाँ है बेटा? तो dm के बाद आपने लिखा है ना ऊपर। dm क्या है? dm क्या है? उस dx लेंथ में जितना मास है वो dm है सर। अच्छा, तो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है और हमारा एलिमेंट्री लेंथ dx है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ वही मास होगा ना। तो सर उस एंड से x डिस्टेंस पर छोटे से लेंथ ऑफ रॉड dx में, मतलब ये जो रॉड का जो शेडेड पोर्शन है इसका लेंथ है dx, तो केवल इतनी दूर में कितना मास होगा? वो है dm, तो वो हो जाएगा लैम्डा। अच्छा, लैम्डा इंटू dx है, इक्वल टू नहीं, लैम्डा इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ dx। सर
हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़ो। बोलिए। हाँ यस सर। सर। एक और। Find location of center of mass of a uniform semicircular ring of radius r as shown in the figure. तो अभी जैसे रॉड था ना पिछले क्वेश्चन में, तो आप समझ लो वो रॉड नॉन यूनिफॉर्म था, उसमें डेंसिटी अलग अलग थी, इसमें कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और उस रॉड को टेढ़ा करके अब सेमी सर्कुलर रिंग बना दिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो ढूंढना है। तो YCM जो दिख रहा है वो मुझे ढूंढना है, ऐसा समझो। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये जो मैंने यूनिफॉर्म लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसका जैसे उसका तो मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल था ना। हाँ सर, हाँ, यहाँ पे इसका नहीं है। कांस्टेंट है। हाँ, पूरे रॉड में थ्रू आउट इट्स लेंथ मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह लैम्डा की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी क्या होगी वो आप समझिए। सर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना इसमें। हाँ, सेंटर ऑफ सर्कल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। हाँ सर, एक आ गया, दूसरा फाइंड करना।
R/3 आ रहा है सर। नो, तो बताओ सर। सर बोलो क्या बोल रहे हो? सो 0 to 0, 2r/π है क्या? 2r/π। सही है। हाँ, ठीक। कैसे किया? सर आपको मैं व्हाट्सएप करता हूँ। बोलना, समझ जाऊंगा मैं। कहाँ तो मेरा समझ में WhatsApp? समझाना नहीं आता मुझे समझाना नहीं आता सर। अरे थोड़ा सा भी बोलेगा मैं समझ जाऊंगा। अरे सर आपको पक्का सर व्हाट्सएप अभी जस्ट कर रहा हूँ सर, लिख अरे के कहाँ, किया मैं सर मैंने। WhatsApp में मैंने बताया ना 1000 मैसेज है, मैं कहाँ देखूं? मैं देखता नहीं हूँ। 1 सेकेंड लगेगी सर, भेज रहा हूँ सर। तो मेरा नेट भी बहुत स्लो चल रहा है सर, अटक रहा है, आपकी आवाज भी अटक रही है। और कोई? देखिए इधर, कोई बात नहीं, यही टेक्निक सीखना है, अपने अंदर डेवलप करना है और कुछ नहीं। देखो, टोटल मास रिंग का मैंने m मान लिया, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया? πr हो गया। तो ये m मास πr लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मेरा मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो भेजा सर, अभी गया आपको। बोलो, ये मेरा मास पर यूनिट लेंथ हो गया। बोलना भाई। हाँ सर। अच्छा, तो हम क्या करते हैं अब? ये यहाँ पर पॉइंट मास कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। तो मुझे कोई एक पॉइंट मास लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से थीटा एंगल पर अगर ये छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया, तो ये जो लेंथ है, केवल इस लेंथ में जो मास है dm, वो मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू आर डी थीटा। ये बात समझ आई कि नहीं? यहाँ पे मुझे बताओ खाली। नहीं सर।
क्या करूं बताओ? सर लैम्डा क्यों डाल रहे हो सर? लैम्डा सर। तो लैम्डा नहीं आएगा उधर। अरे चुप कर तू। अरे सर सच्ची। बोलो। हाँ सर समझ गया। दिमाग लगाओ थोड़ी देर देखो उसको। यस सिर्फ सर। बोलने का हाँ सर मीनिंग समझ नहीं है। गया। समझ गया सब लोग या अभी भी कोई बचा? समझ गया सर। समझ गया सबको पक्का? यस सर। अच्छा तो इसको मैं लिख दूं m/πr इंटू r d थीटा। तो ये हो गया m/π d थीटा। तो ये मुझे इसका मास मिल गया। अब अगर इस छोटे से पॉइंट मास का मास मिल गया और इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल जाए या पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, उसी को इंटीग्रेट करना है। तो इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? रेडियस अगर r है तो ये ओरिजिन है r sin थीटा j। बहुत बढ़िया, देखो मजा आ गया। तो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी जो हम लोगों ने देखा था उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री मास मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होगा। सो इंटीग्रल ऑफ m/π d थीटा multiplied with r cos theta I cap plus r sin theta j cap होगा ऐसा, डिवाइडेड बाय टोटल मास m। अब इस पूरे रॉड को कवर करने के लिए मुझे थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई तक जाना होगा। यस सर। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा? 0 टू पाई। हाँ सर। सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मेरा होगा 0 टू पाई 0 टू पाई। ये m गया तो ये हो गया मेरा r बाई पाई इंटीग्रल, ध्यान से देखना, cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई I कैप प्लस इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई j कैप। ऐसा होगा। cos का इंटीग्रल क्या होता है? साइन साइन होता है। साइन 0 कितना होता है? 0 साइन पाई क्या होता है? 0 1 0 होता है। 0। और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। यस सर। तो ये सब वैल्यूज पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? ये कुछ ऐसा मिलेगा, r बाई पाई, ये तो हो गया 0 I कैप, cos पाई माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 2j कैप। तो फाइनली मेरा हो गया 2r अपॉन पाई j कैप। मतलब सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस मेरा हो गया 2r अपॉन पाई। समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। आया समझ में?
यस सर। ये फंडामेंटली फिजिक्स पढ़ने का तरीका है। यही जेई में जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो। डेरिवेशन भी सिखाऊंगा, बट उसमें क्या है कि बट ये क्या हुआ, फंडामेंटल मेथड से कन्वर्ट करने का तरीका हुआ रिजल्ट में, जो केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बार बार कहता हूँ। यस सर। ए पागल, माँ टी शर्ट फाटे। पागल है का, डोका है का तुला? अरे तू त्रास देते मला लेक्चर मध्ये. ती त्रास देते मला. इथे येऊन झोपली माझ्याकडे. गेम खेळतो ना म्हणून बसलेली. हो गया सर। हो गया। सबका हो गया? यस सर। पक्का आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस तरह के थॉट प्रोसेस आपको इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जानने की जरूरत है, ठीक है? यस। आगे बढ़ो, पक्का? यस सर। कुछ स्टैंडर्ड ऑफ शेप साइज हैं जिनके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको याद रहना चाहिए, और साथ ही साथ कभी भी मौका मिले तो उसको हम डिराइव कर पाए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, आपकी बुक में भी ये लिस्ट होगा। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं शेप साइज। तो स्टैंडर्ड शेप साइज का तो याद कर लोगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर शेप साइज हैं तो उनका निकालने आपको गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आना चाहिए, ये जरूरी है। तो जैसे इसी लिस्ट में देखो, सेमी सर्कुलर रिंग दिख रहा है यहाँ पर आपको? यस सर। सर दिख रहा है। ये वाला, ये यस सर। जो अभी मैंने कराया, देखो इसका आंसर लिखा है ना, सेंटर से 2r/π ऊपर। यस सर। है ना? तो मेरा सबमिशन है कि पहले तो इस लिस्ट को कॉपी कर लीजिए, और मेरा होमवर्क है
कि ये सारे लिस्ट में जितने देख रहे हैं सबका डेरिवेशन करके लाइए। इसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला होमवर्क नहीं चलता है। डिराइव ऑल द formulae of center of mass given in the list। ठीक है, होमवर्क समझ आया क्या करना है आपको? हाँ सर। तो बाकी जो शुरू के वो सब रिजल्ट है, रॉड का L/2, क्यूब का सेंटर, स्क्वायर प्लेट, ये सब बहुत सिंपल है, आपसे हो जाएगा। बीच में एक रिंग की जरूरत पड़ती है बाकी रिजल्ट के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग की, इसलिए वो करके दिखाया। बाकी ये सब आप खुद दिमाग लगाओ, कोशिश करो सब खुद से करने का, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कॉपी करने के बाद आप लीव कर सकते हैं।